नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मांगी हिंदू समुदाय से माफी, कहा हिंदुओं को सुरक्षा देने में रहे विफल। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस कल ढाका में अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पश्चिम एशिया में तनाव को रोकने के लिए फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने इजराइल और हमास से तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील। अमेरिका ने इलाके में भेजी गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी। रूस यूक्रेन संघर्ष के शुरू होने के 2.5 साल बाद यूक्रेन की सेना पहली बार रूस में 30 किलोमीटर तक घुसी। घुसपैठ पर पुतिन ने कहा यूक्रेन अपने मंसूबे में नहीं होगा सफल। ग्रीस के जंगलों में लगी भयानक आग, राजधानी एथेंस के करीब पहुंची। कई जगह देखी गई 25 मीटर ऊंची लपटें। भीषण आग के कारण मैराथन शहर को खाली करने का निर्देश। पेरिस में हुआ खेलों के महाकुंभ, ओलंपिक का रंगारंग समापन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एलएसी पैलेस में भव्य आयोजन के लिए आयोजकों का जताया आभार। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने माना कि अंतरिम सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही है। इस मुद्दे को लेकर कल अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ढाका में देश के अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे। अंतरिम सरकार के गठन के कई दिनों बाद भी बांग्लादेश अस्थिरता, भय और भ्रम के दौर से गुजर रहा है। सत्ता परिवर्तन और हिंसक आग के बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इस मामले में बांग्लादेश के गृह मंत्रालय में एडवाइजर सखावत हुसैन ने माना है कि अंतरिम सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही है। उनका ये बयान हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा का कबूलनामा है। इसके लिए उन्होंने हाथ जोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय से माफी मांगते हुए भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफी मांगता हूं क्योंकि हम अराजकता के दौर से गुजर रहे हैं। बांग्लादेश से आई रिपोर्टों में बताया गया कि हिंसक झड़पों के दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 26 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई। ढाका के इस्कॉन मंदिर को जलाया गया। ढाका के काली मंदिर में तोड़फोड़ की गई। हिंदू नेताओं को निशाना बनाया गया। हिंदू पार्षदों की पीट पीट कर हत्या की गई। हिंदुओं की संपत्तियों को आग लगाई गई। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत समेत दुनिया भर में चिंता देखी जा रही है। यहां कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस मंगलवार को ढाका में देश के अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 1971 में हिंदुओं की आबादी करीब 13.5% थी और 1991 में यह आंकड़ा लगभग 10% के पास रह गया और अब यह घटकर 8% हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको पश्चिम एशिया की ओर लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने संयुक्त बयान जारी कर इजराइल और हमास से संघर्ष विराम के लिए तुरंत वार्ता शुरू करने की अपील की है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 10 महीने से जारी संघर्ष के पश्चिम एशिया में और फैलने से रोकने के प्रयास जारी हैं। गाजा में संघर्ष को रोकने के लिए इजराइल और हमास के बीच गुरुवार को होने वाली संभावित वार्ता से पहले अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना शुरू हो गया है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि लड़ाई अब खत्म होनी चाहिए और हमास के द्वारा हिरासत में लिए गए सभी बंधकों को रिहा किया जाना जरूरी है।
साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों को सहायता की तत्काल जरूरत है और इसे बिना किसी दिक्कत के पूरा किया जाना भी जरूरी है। साथ ही तीनों देशों ने ईरान और उसके सहयोगियों से इजराइल के खिलाफ हमलों से बचने का आह्वान किया और कहा कि इससे इलाके में तनाव बढ़ेगा और युद्ध विराम तथा बंधकों की रिहाई की संभावना को खतरा होगा। इस बीच इजराइल ने गाजा के खान यूनिस शहर में अपना अभियान जारी रखा। खान यूनिस के कई इलाकों में ताजा हमलों में कम से कम 16 लोगों के मारे जाने और कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। इस बीच खान यूनिस से लोगों का बड़ी संख्या में पलायन जारी है। खान यूनिस के कई और इलाकों को खाली करने का इजराइल के नए आदेश के बाद हजारों की संख्या में लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं, लेकिन उनका कहना है कि कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं। इस स्थिति में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, केवल खुदा ही बचा सकता है। खुदा लोगों की रक्षा करे। ये तबाही देखिए, हर कोई अपना तंबू छोड़कर चला गया है और स्थिति वाकई बहुत खराब है। गाजा में जारी लड़ाई के बीच हमास ने मिस्र और कतर की मध्यस्थता में गुरुवार को होने वाली ताजा वार्ता पर संदेह जताते हुए कहा कि इस वार्ता के लिए इजराइल की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। हमास ने कल एक बयान में कहा था कि मध्यस्थों को इजराइल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की योजना के आधार पर युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना चाहिए। बाइडेन ने 31 मई को युद्ध विराम की योजना पेश की थी, जिसे बाद में सुरक्षा परिषद ने अनुमोदित भी किया था। हमास ने साथ ही कहा कि वह और अधिक वार्ताओं के दौर या नए प्रस्तावों के बजाय अमेरिका के संघर्ष विराम के प्रस्ताव को लागू करना चाहता है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में एक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी भेजी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस अब्राहम लिंकन को भी इस इलाके में जल्द पहुंचने को कहा है। यूएस अब्राहम लिंकन लड़ाकू विमान F-35 से लैस है। हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद बढ़े तनाव को देखते हुए अमेरिका ने मध्य पूर्व में पनडुब्बी भेजने का फैसला लिया है। अमेरिका ऐसे किसी भी हमले से इजराइल का बचाव करना चाहता है। इस तरह पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को रोकने के लिए जहां इजराइल और हमास के बीच गुरुवार को वार्ता होने वाली है, वहीं ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा तनाव को फैलने से रोकने के लिए अमेरिका समेत इजराइल के अन्य सहयोगी देश अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। अगली खबर जापान से है। जापान में उष्ण कटिबंधीय तूफान मारिया के कारण उत्तरी इलाके इवाते में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण उड़ानें और रेल सेवाएं बाधित हुईं, जबकि कुछ क्षेत्रों में लोगों को घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तूफान में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले इस तूफान के जापान सागर की ओर बढ़ने की उम्मीद है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने क्षेत्र के कुछ शहरों में पिछले 2 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भूस्खलन और बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया में आज तड़के एक होटल की छत पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस घटना में हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत हो गई है। घटना के तुरंत बाद वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया और होटल को खाली कराया गया। डबल ट्री होटल की छत पर यह हादसा हुआ है। यह होटल नॉर्दर्न सिटी के केन्स के हिल्टन इलाके में स्थित है। क्वीनलैंड स्टेट पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के तुरंत बाद एहतियात के तौर पर बिल्डिंग को खाली करा लिया गया और वहां मौजूद लोगों को कोई चोट नहीं आई। इस मामले की जांच जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या बताऊं माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ने तोड़ता में जा नॉन स्टॉप। माँ लो आ गया। अरे माँ,
गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस में यूक्रेन की सेना 30 किलोमीटर तक भीतर घुस गई है। 2022 में शुरू हुए रूस और यूक्रेन के संघर्ष के बाद ये रूस की तरफ से सबसे बड़ी घुसपैठ बताई जा रही है। वहीं जापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में लगी आग पर रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जारी संघर्ष में यूक्रेन ने रूस में घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। ताज़ा हमले में रूस ने दावा किया है कि बेलगोरोद इलाके के शेबेकिनो शहर में यूक्रेन ने हमला किया है, जिसमें 3 अपार्टमेंट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले रूस ने दावा किया कि यूक्रेनी सेना रूस के भीतर 30 किलोमीटर तक घुस गई है। ये यूक्रेन की तरफ से अब तक की रूस में सबसे बड़ी घुसपैठ है। यूक्रेन की सेना की बढ़ती हुई गतिविधि को देखते हुए रूस ने बेलगोरोद क्षेत्र से 11,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शुरू किया है। बेलगोरोद के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लेडकोव ने यूक्रेनी सैनिकों से खतरे के कारण पूरे क्षेत्र में मिसाइल अलर्ट जारी किया था। बेलगोरोद से लोगों को निकालने के काम की देखरेख खुद गवर्नर कर रहे हैं। सीमा पर दुश्मन की बढ़ती गतिविधि को देखते हुए बेलगोरोद के क्रास्नोयारोज्स्की के इलाके से नागरिकों को निकाला गया। बेलगोरोद क्रुस्क के बगल में स्थित है, जहां यूक्रेनी सेना ने पिछले मंगलवार को घुसपैठ की थी। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि क्रुस्क क्षेत्र में संघर्ष शुरू हुए 6 दिन हो गए हैं। टॉल्पिनो और ओब्स्टी कोलोडेज गांव में रूस और यूक्रेन के सैनिकों की भिड़ंत हुई। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने आरोप लगाया कि कीव रूस के शांति से रह रहे लोगों को डरा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन देश के दक्षिणी भाग में घुसपैठ करके रूस की स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होगा। रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्य सीमा सुरक्षा सेवा के साथ शत्रु को हमारे इलाकों से बाहर खदेड़ना है, ताकि सीमा पर एक मजबूत रक्षा दे सके। दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा और हमारे सभी उद्देश्य बिना किसी संदेह के पूरे होंगे। यूक्रेन की सेना ने क्रुस्क क्षेत्र में घुसपैठ के दौरान सीमा पर स्थित रूसी गांव गोइवो में अपना नीला और पीला झंडा फहराया। यूक्रेन के बढ़ते कदम को देखते हुए रूस ने क्रुस्क, ब्रायांस्क और बेलगोरोद क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बीती रात देश को किए संबोधन में पहली बार सीधे तौर पर क्रुस्क में हुए हमले को स्वीकार किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह कदम क्रुस्क से रूसी सेना द्वारा किए गए हमलों के जवाब में उठाया गया है। इस गर्मी की शुरुआत से और केवल कुर्स्क क्षेत्र से हमारे सूमी इलाके पर 2000 हमले हुए, तोप, मोर्टार और ड्रोन से हमले हुए। हम हर मिसाइल हमले पर नजर रख रहे थे और अब समय आ गया है कि हर हमले का उचित जवाब मिलना चाहिए। यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों पर हमले किए हैं। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की तरफ से बेलगोरोद पर दागे गए 5 ड्रोन, क्रुस्क पर दागे गए 11 ड्रोन और वोरोनेज पर दागे गए 2 ड्रोन को नष्ट किया है। यूक्रेन की सेना ने कहा कि उन्होंने रात भर में 57 में से 53 रूसी हमलावर ड्रोन को नष्ट किया है। ओडेसा, कीव, सुमी और चरकासी जैसे इलाकों में ड्रोन गिराए गए हैं। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव के पूर्वी हिस्से में हुए रात में हमलों के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कल आग लगने के बाद यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने संयंत्र में आग लगाई है, जिस पर 2 साल से ज्यादा समय से मॉस्को की सेना का कब्जा है। जापोरिजिया के क्रेमलिन में नियुक्त गवर्नर ने कहा कि यूक्रेनी गोलाबारी के कारण आग लगी।
संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता ने कहा कि उसने परमाणु संयंत्र से तेज काला धुआं निकलते देखा, लेकिन साथ ही कहा कि यह आग परमाणु सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। इन सब के बीच यूक्रेन की इन दिनों रूस में बढ़ती घुसपैठ नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद होने वाली संभावित सीजफायर वार्ता से पहले अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के नजरिए से देखी जा रही है। ग्रीस की राजधानी एथेंस के आसपास के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। अग्निशमन के लोगों के लिए भी इस भीषण आग को काबू करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है, लेकिन कई जगह लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। आसमान में धुएं का बड़ा गुबार, जमीन पर धू धू कर जलते जंगल और घर, अपने जान माल को बचाने के लिए दौड़ भाग करते आम लोग। ग्रीस की राजधानी एथेंस के आसपास के जंगलों में लगी आग के चलते फिलहाल यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। एथेंस के करीब मैराथन शहर में आसपास के जंगलों में लगी आग अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। अग्निशमन के लोगों के लिए भी इस भीषण आग को काबू करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। तेज हवाएं लगातार आग की दिशाएं बदल रही हैं और आग की लपटों से घिरा क्षेत्र लगभग 30 किलोमीटर में फैला बताया गया है। इस आग की वजह से कई अस्पतालों और अब तक करीब 12 गाँव और कस्बों को खाली कराया जा चुका है। इसने कुछ ही समय में गांव को घेर लिया। यहाँ बहुत तेज हवा थी। यह एक जगह से शुरू हुई और अचानक पूरे गांव को घेर लिया। कई जगहों पर 80 फीट से भी ऊंची उठ रही आग की लपटें अपने रास्तों में आने वाले पेड़ों, घरों और गाड़ियों को राख करती हुई चल रही हैं। यह आग एथेंस के उत्तर में बारनाबास और माउंट पेंटेली के घने जंगलों के अलावा समुद्र तटीय इलाके में निया मकरी नगर पालिका के इलाके में फैली हुई है। सैकड़ों की संख्या में लगे दमकल कर्मी और वाटर बॉम्ब वाले हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आग बुझाने के अलावा राहत और बचाव अभियान में भी लगे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक अलग अलग जगहों से 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। आग की लपटों ने मुझे घेर लिया था। मैं देख नहीं पा रहा था। मैं एक पेड़ से टकराया और ये घटना घटी। फायर ब्रिगेड के प्रवक्ता के मुताबिक 24 घंटों में अग्निशामक बलों ने देश में 40 जगहों पर जंगलों की आग पर काबू पाया है। रात भर के विराम के बाद सोमवार को अग्निशमन विमानों ने आग बुझाने के लिए फिर से अपना काम शुरू किया। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए उच्च तापमान के कारण आग का खतरा बढ़ने की चेतावनी जारी की है। फिलहाल गुरुवार तक यहाँ तापमान करीब 40 डिग्री तक रहने का अनुमान है। मई से लेकर अब तक ग्रीस में सैकड़ों जगह जंगलों में आग लग चुकी है। ग्रीस में रिकॉर्ड की गई सबसे गर्म सर्दियों के बाद बिना बारिश के अब तक की सबसे गर्म गर्मी भी दर्ज होने का अनुमान जताया जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन से जुड़े असाधारण गर्म और शुष्क मौसम के चलते आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह दुखद है। हम जंगल में पले बड़े हैं। हमें बहुत दुख और गुस्सा महसूस होता है। भीषण गर्मी की वजह से भड़की जंगली आग ने इस महीने स्पेन और बाल्कन के कुछ हिस्सों में भी भयंकर रूप धारण कर लिया। रविवार को स्पेन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र ऑरेगन में भी जंगलों में आग लग गई, जिसके बाद प्रशासन को दमकल कर्मियों और वाटर बॉम्बर्स विमानों को तैनात करना पड़ा। इसके अलावा उत्तर अफ्रीकी देश अल्जीरिया के पहाड़ी क्षेत्र टिजी ओजू के जंगलों में भी आग लग गई थी, जिस पर दमकल कर्मियों और अग्निशमन विमानों ने काबू पा लिया। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आया के कड़ा है यार। आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा।
राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। कोलंबिया में हर साल सिलेटेरोस परेड का आयोजन होता है। इसमें रंग बिरंगे फूलों की बनी आकृति को लेकर लोग परेड में भाग लेते हैं, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। रंग बिरंगे फूलों से बनी तरह तरह की कलाकृतियों को अपने शरीर पर लादे ये कलाकार हैं कोलंबिया के सिलेटोरस। कोलंबिया के मेडेलिन में हर साल आयोजित होने वाली सिलेटोरस परेड में बड़ी संख्या में फूलों को सजाने वाले ये कलाकार शामिल होते हैं। इस बार की परेड में हर साल की तरह अलग अलग तरह की फूलों की कलाकृतियां देखने को मिली। इन कलाकृतियों में कई देशों के झंडे के रंग देखने को मिले, जो कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेडेलिन में ग्वायाकिल ब्रिज से शुरू हुई सिलेटोरस परेड प्लाजा मेयर तक गई, जहां पर इन फूलों से बनी आकृतियों को रखा जाता है। परेड में भाग लेने वाले कलाकार इसे अपनी संस्कृति का अहम हिस्सा मानते हैं। मैं इस परंपरा को साझा कर काफी खुश हूँ। इसे मैं अपने सभी लोगों के साथ और पूरी दुनिया के साथ साझा करना चाहता हूँ। हाँ, इसे ढोना हमारे लिए सम्मान की बात है। ये हमारी परंपरा में है, यह हमारे खून में है। सच्चाई ये है कि जैसे ही ये परेड खत्म होगी, हम अगले साल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। यह ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपनी परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करते हैं। सिलेटोरस परेड में लकड़ी के फ्रेम पर रंग बिरंगे फूलों को सजाकर कलाकार अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लकड़ी पर बने होने के कारण ये सुंदर कलाकृतियाँ कभी-कभी 100 किलोग्राम से भी ज्यादा भारी होती हैं। परेड के बाद सबसे सुंदर कलाकृति को अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है। इस साल पुरस्कार की भी राशि बढ़ाई गई है। इस बार एम्ब्लेमेटिका कैटेगरी में लगातार दूसरी बार मारिया कैरोलिना एटेहाटू ने पुरस्कार जीतने का कारनामा किया है। ये हमारी परंपरा में है, ये हमारे खून में है। सच्चाई ये है कि जैसे ही ये परेड खत्म होगी, हम अगले साल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करते हैं। इस साल 500 से ज्यादा कलाकार परेड में शामिल हुए, जिसमें बच्चे, किशोर और बड़े सभी लोग शामिल थे। इस परेड का आयोजन एक परंपरा की तरह 1957 से किया जाता है। कोलंबिया के सांस्कृतिक कैलेंडर का इसे सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है, जिसमें पुष्प कलाकार सभी जगह से मेडेलिन में आते हैं और अपनी पीठ पर बनी सुंदर कलाकृतियों को परेड में ढोते हैं। इन कलाकारों का उत्साह बढ़ाने में दर्शक भी पीछे नहीं रहे। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो गया। समापन समारोह में हजारों खिलाड़ियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एलएसी पैलेस में आयोजकों का स्वागत कर उनका आभार जताया। आप इस खबर को देखिए और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन एक भव्य कार्यक्रम के दौरान हुआ। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में 70,000 से भी ज्यादा दर्शकों के बीच 205 देशों के खिलाड़ी अपने गले में चमचमाते हुए पदक डाले परेड ऑफ नेशंस में शामिल हुए। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। 33वें ओलंपिक्स खेलों के भव्य समापन समारोह में दुनिया भर से दिग्गज कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों में यह बताने की कोशिश की गई कि 2028 लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में क्या कुछ खास होने वाला है। वहीं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी में पेरिस की मेयर एने हिडाल्गो ने 2028 के मेजबान अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के मेयर कैरेन बास को ओलंपिक ध्वज सौंपा। इसके साथ 4 वर्ष बाद होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने समापन के बाद आज एलएसी पैलेस में पेरिस ओलंपिक के बिना किसी दिक्कत के आयोजन के लिए आयोजकों का स्वागत कर उनका आभार जताया। इन खेलों की विरासत भी यही है, ये बहुत साफ है। हमने सस्टेनेबल गेम का आयोजन किया। इस खेलों में बराबर संख्या में पुरुष और महिला शामिल हुए, यह पहले कभी नहीं हुआ और यही आपकी सफलता है। इतने सारे एथलीट, महिलाएं और पुरुष, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, यह हो गया। इन खेलों में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इतना कम हुआ जिसे असंभव माना जाता था। आपने यह कर दिखाया है। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका की बात करें तो अमेरिका 40 स्वर्ण सहित 126 पदकों के साथ पहले स्थान पर बाजी मारने में सफल रहा, तो दूसरे स्थान पर चीन रहा, जिसने इस बार 40 स्वर्ण पदक के साथ कुल 91 पदक जीतने में सफलता हासिल की। वहीं जापान ने 20 स्वर्ण पदक के साथ कुल 45 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया ने 18 स्वर्ण समेत कुल 53 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। वहीं मेजबान फ्रांस 16 स्वर्ण समेत 64 पदक जीतकर 5वें स्थान पर रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस बार स्वर्ण पदक के कारण हम 5वें स्थान पर आए। हमने पदकों की संख्या के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम अपने स्वर्ण पदकों की बदौलत शीर्ष 5 में हैं। हमारे पास बहुत सारे इवेंट थे, हमारे पास व्यक्तिगत पदक थे, टीम पदक थे, यह देश का पदक है। आप सभी के पास इसका थोड़ा बहुत हिस्सा है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। पेरिस में ओलंपिक के सफल आयोजन के बाद अब अगला ओलंपिक 2028 में अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में होगा। कई एथलीटों ने तो अगले ओलंपिक की तैयारी भी शुरू कर दी है।